हेलो स्टूडेंट, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एटॉम के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था और हमने ये जाना था कि किसी भी एटॉम के जो बेसिक पार्ट हैं वो है आपका न्यूक्लियस, जिसमें कि आपका रहता है प्रोटॉन, फिर रहता है आपका न्यूट्रॉन, और आपका उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होते हैं उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन ही वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो किसी भी एटम के बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी एटम के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। एक बात ये ध्यान रखिए कि कभी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जानने की कोशिश की थी कि कैसे उन ऑर्बिटल्स में जो आपके बात कर सकते हैं कि सेल में जो सबसेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फील होते हैं, और हमने SPDF टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करी थी। तो एक बार उस चीज़ का हम लोग शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने ये देखा था कि जैसे अगर n=1 है, n=1 यानी n जो है आपका ये बता रहा है नंबर ऑफ सेल को। जैसे हम ये देख सकते हैं कि ये अगर एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस की ये चारों तरफ जो ऑर्बिटल्स हैं, इसमें जो आपका पहला सेल आएगा दैट इज योर n=1, देन n=2, n=3। उस n=1 में एक सब सेल है आपका, इसलिए ये 1s हो गया। ये हो गया आपका n=2, 2s, 2p, n=3, 3s, 3p, 3d। तो n जितना है उतने उसके अंदर सब सेल हम देख रहे हैं कि s, p, d 3 हो गए। फिर n=4 हो गया तो s, p, d एंड f हमें 4 देखने को मिल रहा है। फिर n=5 हो गया तो s, p, d, f एंड g। इसके बाद n=6, n=7 एंड n=8। यहाँ तक हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि जैसे ही आप 6 पे आ रहे हैं तो S, P, D, F, G एंड H आपको ये सब सेल देखने को मिल रहे हैं। तो एक बात ये तो ध्यान में रखिए आप कि जो आप S, P, D, F, G और H की बात कर रहे हैं यानी कि उतने ही सब सेल होंगे जो कि आपका नंबर ऑफ आपका जो ये n की जो वैल्यू है। ठीक है, अब रहा सवाल कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, इस तरीके से वहाँ पर नंबर्स बढ़ रहे हैं। अब देखिए कि पहला इलेक्ट्रॉन किस में फील होगा, तो न्यूक्लियस के जितना नज़दीक जो ऑर्बिट होगा उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। क्या यही एक रूल है? नहीं, लोवेस्ट एनर्जी को हमेशा, देखिए याद रखिए बात कि हमेशा लोवेस्ट एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन अपने लिए चाहता है। ऐसा क्यों? जितनी एनर्जी उसकी लो रहेगी उतना ही उसके रिएक्ट होने के चांसेस कम रहेंगे। अब लोवेस्ट एनर्जी का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक जो होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जो जितना न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, न्यूक्लियस कैसा है आपका? पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर। अब ये कूलम्बिक फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है। यही कूलम्बिक फोर्स एक इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से बांध के रखता है। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होगा वो उतना ही बढ़िया से एटम से बंधा होगा, और उसे वहाँ से निकालने में हमें उतने ही ज़्यादा ताकत की या ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि हम लेस एनर्जी की बात कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी की बात कर रहे हैं। लेस एनर्जी इन द सेंस कि न्यूक्लियस के जितना नज़दीक उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही लेस, लेकिन जो बाइंडिंग फोर्स है न्यूक्लियस के साथ उसका वो एनर्जी बहुत हाई है, इसलिए उसको निकालने में हमें उतने ही ज़्यादा ताकत की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो ये जो आप आउटर ऑर्बिट देख रहे हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स तेजी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे एज कंपेयर टू आपके इस ऑर्बिट, आपका n=1 के इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो हमने देखा कि 1s में सबसे पहले जाएगा, फिर उसके बाद ये जाएगा 2s में, फिर जाएगा ये आपका 2p में, 3s में, फिर उसके बाद 3p, 4s, फिर उसके बाद ये आपका 3d, 4p, 5s एंड देन फिर आपका ये 4d, 5p, 6s एंड देन 4f, 5d, 6p, 7s एंड इस तरीके से आप इसको लेकर बढ़ सकते हैं।
कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम डी पे नंबर्स दे रहे हैं कि डी में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आ रहे हैं, हम लिखते समय कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग अभी थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। अभी आप यहाँ पर ये समझिए कि 1s, आफ्टर दैट 2s, देन 2p, 3s, 3p, 4s के बाद आपका 3d के बाद 4p के बाद 5s। ऐसा क्यों है? क्यों? कोई इलेक्ट्रॉन n=3 में पहले जाना चाहिए था भाई, n=3 यहाँ पर है, और अगर आप 4 की बात करोगे तो 4 अगला ऑर्बिट होना चाहिए। ये हम एक आइडियल मॉडल बना रहे हैं कि 3 के बाहर है आपका 4, बिल्कुल, लेकिन इस 4 सेल में जो सब सेल्स हैं वो 3d पे जाकर ओवरलैप करते हैं। उसके लिए हमें एनर्जी डायग्राम को समझने की ज़रूरत है। आप ये देख रहे हैं, ये एनर्जी है वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर हम लोगों ने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है सब सेल्स की पोजीशन को। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर S है, 1s, उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं एनर्जी लेवल आपका बढ़ रहा है, ये 2s, 2p, ठीक है, 3s, 3p, 4s। अब ये देखिए 3p के बाद 4s के बाद आपका आ रहा है 3d। तो यहाँ पर n=1 के लिए 1s, n=2 के लिए 2s, 2p, n=3 के लिए 3s, 3p, देन यहाँ पर 4s। तो ये एक ओवरलैपिंग होती है d की 4s में, इसलिए d में जाने से पहले इलेक्ट्रॉन्स 4s में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो रिलेटिव एनर्जी है, जो कंपैरेटिव एनर्जी है, वो d की ज़्यादा है एज कंपेयर टू योर 4s। तो इस हिसाब से अगर हम लोग एनर्जी के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिख पाएंगे, उस पर एक नज़र हम लोग डाल के देखते हैं। तो 1s इज़ लेस देन 2s इज़ लेस देन 2p लेस देन 3s लेस देन 3p लेस देन 4s देन 3d, देन आपका 3d के बाद देखिए, 3d के बाद यहाँ पर देखिए 3d के बाद 4p देन 5s। तो 4p देन 5s, उसके बाद 4d, 4 का p के बाद d बचा हुआ है ना, तो 4d के बाद आइए 5p, 6s देन 4f। तो 5p, 6s देन 4f के बाद फिर हमारा क्या आया 5d, 6f, 7s। तो 5d, 6f एंड 7s, ठीक है। उसके बाद आपका 7s के बाद आपका आएगा 5f। तो यहाँ तक हम लोग इसको लिख लेते हैं 5f तक। अब देखिए s में s सब सेल, चाहे किसी भी सेल के लिए आप बात करें, n की किसी भी वैल्यू के लिए बात कर रहे हो, s में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो s के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा 2, इट्स नॉट ए स्क्वायर, रिमेंबर दिस इज नॉट ए स्क्वायर, दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लाइज इन s, ओके। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, देन d में कितने 10, 3d 10, फिर 4p 6, 5s 2, 4d 10, 5p क्या हो जाएगा आपका 5p में 6 होगा, 6s में 2 होगा, 4f में, अब देखिए d के बाद हम लोग कहाँ गए f, तो f पे क्या हो जाएगा 14, d में फिर से 10, f में 14, s में 2 और 5f में फिर से यहाँ पर क्या आ गया आपका 14 आ गया। तो ये हमारा तरीका होगा कि कैसे कोई भी एटॉम अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोग को आपका पीरियोडिक टेबल याद दिलाता हूँ, आपका पीरियोडिक टेबल याद दिला देता हूँ। इस समय आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहा है, आप पॉज करके उसे देख सकते हैं। तो देखिए, आप अगर अपने पीरियोडिक टेबल में देख रहे होंगे तो आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा। हाइड्रोजन के ठीक सामने आपको यहाँ पर हीलियम मिला होगा। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। फिर उसके बाद आपका आया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। देन आपका हो गया पोटेशियम, कैल्शियम, और इस तरीके से ये सीक्वेंस में आपका यहाँ पर आकर क्रिप्टॉन बन रहा है। अब ये जो है कि ये
हमने कुछ सेक्शंस लिखे हुए हैं, कुछ पार्ट ही लिखा है मैंने, पीरियोडिक टेबल का कंप्लीट पार्ट नहीं लिखा हुआ है। हाइड्रोजन वाला ग्रुप में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आपका, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ पर आपका Mn, Fe, CO, Ni, Cu, Zn, आपका फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, फिर आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपका फॉस्फोरस, फिर उसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसे सेक्शन में बांटें तो अगर मैं इसे सेक्शन 1 कहूँ, इस वाले पार्ट को सेक्शन 2 कहूँ, इस वाले पार्ट को सेक्शन 3 कहूँ, इस हीलियम को भी मैं सेक्शन 1 में ही रखना चाहूँगा। अभी मैं बताऊँगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। तो जो सेक्शन 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एस ब्लॉक एलिमेंट को, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट को, पी ब्लॉक एलिमेंट, एंड 3 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब क्या है इनका, एस ब्लॉक एलिमेंट कहने का, पी ब्लॉक एलिमेंट कहने का, डी ब्लॉक एलिमेंट कहने का क्या मतलब निकलता है, चलिए इस पे एक नज़र डालते हैं। तो जैसा कि हम जान रहे हैं हाइड्रोजन का नंबर क्या है 1, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है आपका, तो किस में आएगा ये 1s1 हो गया। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं डियर, हीलियम में हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने आ जाएंगे इसमें 1s2। तो देखिए ना, आउटर मोस्ट सेल क्या है इसका, आउटर मोस्ट s है ना, इसका भी क्या है s है। अब देखिए लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम का कितना हो गया 3, तो 1s2, 2 कंप्लीट हो गए, 2s1, ये भी किस में आगे कंप्लीट हो रहा है, s में हो रहा है। सोडियम की बात करें, सोडियम कितना होता है 11, सोडियम का हो गया 11, तो 1s2, 2s2, 2p में कितना आएगा बताइए 6, 2p6 एंड 3s1 किस में आगे कंप्लीट हुआ, s में कंप्लीट हुआ, ठीक है। Mg कितना होता है 12, भाई सोडियम 11, Mg 12, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो ये हो गए आपके s ब्लॉक के सारे, है ना। अब आते हैं p ब्लॉक पे, तो बोरॉन का कितना होता है 5, तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है, किस पे आगे कंप्लीट हुआ p पे हुआ। कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2 हुआ, तो किस पे आगे कंप्लीट हो रहा है p पे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट, है कि नहीं। चलिए एल्यूमिनियम का कितना होता है 13 और गैलियम का कितना होता है 31, तो एल्यूमिनियम 13 और गैलियम हो गया आपका 31, तो 13 के लिए लिखिए 1s2, 2s2, 2p कितना हो जाएगा 2, 2, 6, 2p6, फिर उसके बाद क्या आया 3s2, कितने हो गए 2, 4, 6, 4, 10, 10 और 2 12, 1 बच गया, तो 3p1, ठीक है। ये भी किस में कंप्लीट हुआ p, 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 दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट p ब्लॉक एलिमेंट। गैलियम का आप खुद से लिखिए, चेक करिए गैलियम का कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए जरा आप इस पे नज़र डालते हैं, बात करते हैं मैग्नीज की, कॉपर की और जिंक की बात करके देखते हैं हम लोग। तो मैग्नीज का कितना होता है नंबर, आप अपने पीरियोडिक टेबल में पीछे जाकर देख सकते हैं, या मैं आप, तो मैग्नीज का हो गया आपका 25, फेरस 26, 27, 28, 29 एंड 30, ठीक है। किसी को उठा लीजिए। चलिए Mn को चेक करते हैं, मैग्नीज 25, तो मैग्नीज का कितना होता है 25, तो 25 के लिए चलिए लिखते हैं हम लोग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अब क्या 3d नहीं 4s, तो क्या आएगा 4s2 एंड देन 3d 3। देखते हैं कंप्लीट हुआ कि नहीं, 2, 4, 6, 4, 10, 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 3d 3 नहीं 3d 5, ठीक है। तो अभी भी डी में देखिए कितने पॉसिबिलिटीज़ है डी में जाने के लिए, अभी भी आपके पास डी में जाने के लिए 5 स्पेस हैं, क्योंकि डी में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 10, और डी में कितने फिल हुए हैं केवल 5, तो अभी डी में और पॉसिबिलिटी है, और कितने की 5 की। तो कौन कौन आएगा डी में, ये आएगा, यस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक।
अब फिर जैसे यहाँ पर आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे आप, गैलियम में। गैलियम क्या आ जाएगा 31। तो देखो 4s के बाद अगला क्या आएगा, 3d के बाद 4p आएगा, तो फिर से गैलियम किस में चला जाएगा, p ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। देखिए इसके अकॉर्डिंग इसी तरह से हम लोग अपने पीरियोडिक टेबल को कई कैटेगरी में बांटते हैं, ग्रुप में बांटते हैं, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में बांटते हैं। ये एलिमेंट्स की कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पर आप अपने पीरियोडिक टेबल को समझ सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेकर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है। ठीक है, ये वाला सेक्शन लिखा रहने देते हैं, नीचे वाले एरिया पे हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश। मैं आपके लिए बहुत ही फेमस एग्जाम्पल लेता हूँ NaCl का, कि कैसे NaCl फॉर्म होता है और क्या होता है जब इस NaCl में आप वाटर यानी H2O ऐड करते हैं, तो ये रिएक्शन कैसे होते होंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि NaCl बनता कैसे है। तो सोडियम का कितना होता है नंबर, Na 11। ठीक है, अब कोई भी एटम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये जो इनर्ट गैस वाला सेक्शन है इसकी प्रॉपर्टी को गेन करना चाहता है। तो सोडियम 11 है और इसका नियरेस्ट क्या है, नियॉन 10, और नहीं तो आर्गन हो गया आपका। कोई भी एटम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की प्रॉपर्टी को गेन करना चाहता है। तो सोडियम का सबसे नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या है, तो सोडियम के अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको नियॉन मिलेगा 10 नंबर पे, और अगर आगे आएंगे तो आपको आर्गन मिलेगा 18 नंबर पर। तो या तो सोडियम नियॉन की तरह बन जाए या तो सोडियम आर्गन की तरह बन जाए। अब या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन का बोझ और उठाए 18 हो, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके चुपचाप 10 बन जाए। तो सोडियम के पास प्रॉपर्टी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। क्या है प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या बनेगा आपका, प्लस। अब देखते हैं क्लोरीन को। तो क्लोरीन क्या है, यहाँ पर क्लोरीन का है आपका 17। अब ये समझिए कि क्लोरीन भी अपने आप को इनर्ट करना चाहेगा, तो सीधा सा दिख रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाए तो ये आर्गन की प्रॉपर्टी को गेन कर ले। आर्गन नहीं बनेगा, आर्गन की प्रॉपर्टी को गेन कर लेगा ताकि उसका ऑक्टेट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो आर्गन की प्रॉपर्टी को जब ये गेन कर लेगा तो अब ये क्या बन जाएगा, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस दोनों का जब दोनों कांटेक्ट में आए तो ये क्या बनाए आपके NaCl। तो भाई इसको चाहिए था लूज करना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये दोनों स्टेबलाइज हो गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि जब आपने इसमें वाटर मिक्स किया, H2O आपने मिलाया, तो ये फिर से ब्रेक हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तो आप ये समझिए कि H2O का मतलब क्या हुआ, H2O का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन प्लस OH माइनस, दीज आर द फ्री रेडिकल्स। और ये दोनों ऐसे फ्री रेडिकल्स हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने, 2, 1, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक ऑलरेडी उसके पास हाइड्रोजन के लिए साथ है, एक उसे चाहिए, एक मिलते हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। जितना छोटा होगा उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या चाहिए कि भाई या तो 1 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए या तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, लूज करके अपने आप को एकदम बिल्कुल विलुप्त कर लूं। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए उसको। तो ये भाई साहब अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे और ये भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन चाहेंगे। तो अब ये सिस्टम आके यहाँ पर अटैच होगा। यहाँ पे समझिए कि हमें क्या मिला, Na प्लस मिल रहा था और Cl माइनस मिल रहा था। अब वाटर में हमें क्या मिला, H प्लस मिला और OH माइनस मिला। ठीक है, तो अब ये समझिए कि ये प्लस ये माइनस ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। भाई ये जो NaCl का बॉन्ड था इसको इसने आके ब्रेक कर दिया, बॉन्ड टूट गया। क्यों, क्योंकि ये उससे ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो अब इसका पेनिट्रेशन पावर इसके पास ज़्यादा है, इसने ब्रेक कर दिया और हमें क्या मिला, HCl मिला, हाइड्रोजन क्लोराइड मिला, और हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिला, NaOH मिला। आगे की क्लासेस में आप ये जानेंगे कि यही रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन बनेगा और एक रिडक्शन बनेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी, यानी एक अपने आप को एसिड में कन्वर्ट कर लिया तो दूसरा अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया, बेस में।
समझ रहे? सॉल्ट का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ, क्या बना आपके लिए? एसिड एंड बेस। तो होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। खुद से एग्जाम्पल जनरेट करिए, खुद से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंजॉय करिए अपना लॉकडाउन पीरियड। थैंक यू।